हेलो बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग कुछ और एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे आपका प्रैक्टिस जो है पॉसिबली इससे और अच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, हीट सप्लाइड क्यू एंड द वर्क डन इन एक्सपेंशन डब्ल्यू आर ऑल जीरो। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे कौन से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, हीट सप्लाइड क्यू और वर्क डन एक्सपेंशन डब्ल्यू आर ऑल जीरो, तीनों जीरो होता है। लेकिन मेरे हिसाब से यार इसका ऑप्शन सही नहीं है। देखो हमने कर चुके थे ऑलरेडी, डेल्टा यू जीरो, डब्ल्यू जीरो और क्यू जीरो, तीनों किस केस में होता है? फ्री एक्सपेंशन में होता है। तो आई थिंक यहाँ पे शायद ऑप्शन सही नहीं है। दिस हैज टू बी द ऑप्शन। मैं इसको कट करके फ्री एक्सपेंशन लिख देता हूँ। सही ऑप्शन आपका फ्री एक्सपेंशन आएगा। फ्री एक्सपेंशन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तीनों जीरो किसी भी प्रोसेस में नहीं होता है यहाँ तक ना, तीनों जीरो सिर्फ एक ही प्रोसेस में होता है, दैट इज फ्री एक्सपेंशन। तो ये फ्री एक्सपेंशन इसका सही आंसर आएगा। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कर चुके थे ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोग। द पीवी डायग्राम ऑफ अ system undergoing thermodynamic changes is as shown in the figure. The work done by the system in going from A to B to C is 30 joule. A से B से C तक जाने के लिए जो भी वर्क डन है वो 30 जूल है. If 68 joule of heat is given to the system, then the change in the internal energy of the system between A and C. Now see, A और C जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा यू हमने बताया, देखो याद होगा अगर आपको मैंने बताया था, डजंट डिपेंड ऑन पाथ, डिपेंड ऑन पाथ। तो किस रास्ते से जा रहे हैं इस बात पर आपका डेल्टा यू डिपेंड नहीं करता है। डेल्टा यू डजंट डिपेंड ऑन पाथ। तो उन्होंने ए और सी के बीच में पूछा है, नो प्रॉब्लम। तो मैं बता रहा हूं कि ए और सी के बीच में अगर तुम डायरेक्टली ऐसे जाओगे तो भी आपका डेल्टा यू ही चेंज आएगा, और अगर आप यहां से जाओगे तो भी उतना ही इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो देखो इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम है किसी भी रास्ते के लिए, आप यहां से जाओगे तो भी डेल्टा यू वही आएगा, क्योंकि डेल्टा यू सिर्फ इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड करता है, बीच के रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमें ए और सी का डेल्टा यू पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं, ए से लेकर बी, बी से लेकर सी तक का डेल्टा यू निकाल लेते हैं, और वही डेल्टा यू हमारा ए से लेकर सी तक का भी हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों केस में सेम है, तो डेल्टा यू का वैल्यू भी दोनों केस में सेम होगा। तो ए टू बी टू सी, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेल्टा यू फॉर ए टू बी टू सी इज इक्वल टू डेल्टा यू फॉर ए टू सी। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे ए टू बी टू सी का हम लोग को देख के रखा हुआ है, इसमें क्या लिया देखो, द वर्क डन बाय द सिस्टम इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी टू सी इज 30 जूल। सिस्टम के द्वारा किया हुआ वर्क डन जो है वो 30 जूल है। देखो अगर मान लो ये लिखा हुआ होता कि वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, तब क्या होता, तब ये नेगेटिव हो जाता, क्योंकि जब सराउंडिंग वर्क करता है तब वो कॉम्प्रेस करता है। मैंने बताया था आपको, कॉम्प्रेशन के केस में वॉल्यूम कम होता है और वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। पर जब सिस्टम खुद ही वर्क करता है तो वो एक्सपैंड होता है, और एक्सपैंड हो रहा है इसका मतलब वर्क डन उसका पॉजिटिव आएगा। सिस्टम वर्क डन कर रहा है तो पॉजिटिव आएगा। इफ 68 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, और सिस्टम को हीट मिल रहा है इसलिए आपका क्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 68 जूल। 68 joule of heat is given to the system, then the change in the internal energy of the system between A and C. A और C के बीच में change in internal energy, डेल्टा यू निकाल लो, इसके लिए डेल्टा यू निकालोगे तो इसके लिए भी आ ही जाएगा। तो डेल्टा यू क्या होगा, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाएगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू का वैल्यू आपका 68 दिया हुआ है, यू का 30 दिया है, तो ये सिंपली आपका 38 जूल हो जाएगा। दैट्स द आंसर। 38 जूल ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोएटॉमिक गैस उसका गामा का वैल्यू देके रखा है, इनिशियली एट 27 डिग्री सेल्सियस हैविंग वॉल्यूम V इज सडनली compressed to 1/8 of its original volume. After the compression temperature becomes, ठीक है, गामा का वैल्यू दिया हुआ है आपका, इनिशियल टेम्परेचर T1 देके रखा हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 में 273 ऐड करोगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर आपका पूछा गया है और बोला ये है कि आपका वॉल्यूम जो है वो 8 टाइम्स कम कर दिया गया। तो अगर मैं सपोज करो V1 अपॉन V2 यहाँ पे लेता हूँ,
तो अगर सपोज करो आपका V2 जो फाइनल वॉल्यूम जो है, मतलब V1/V2 नहीं, V2/V1 ले लेते हैं, V2/V1, तो ये आपका 1/8 हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, आपका जो फाइनल वॉल्यूम V2 है वो V1 से 8 गुना कम है इनिशियल वॉल्यूम से, क्योंकि उसे 8 टाइम्स डिक्रीज कर दिया गया है। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, ये इन्होंने वैल्यूज़ दे के रखा हुआ है, तो V2/V1 फाइनल वॉल्यूम जो है वो V/8 है, तो V/8 ले लो। इनिशियल वॉल्यूम आपको V दे के रखा हुआ है, तो V ले लो, V और V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V2/V1 V1/8 हो जाएगा। ऐसे भी कर लो। सडनली लिखा हुआ है, तो याद करो जो मैंने बताया था कि अगर सडनली कोई वर्ड आए, अगर आपका कोई भी कॉम्प्रेशन या कोई भी प्रोसेस सडन है, इसका मतलब वो एडियाबैटिक है, हीट एक्सचेंज वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, हीट एक्सचेंज का टाइम नहीं मिल रहा है, इट हैज़ टू बी एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो 3 इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, PV, PT और VT में रिलेशन। यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर वाला रिलेशन याद होना चाहिए, TV⁻⁻1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वाला इक्वेशन। इसका मतलब T1V1⁻⁻1 इज इक्वल टू T2V2⁻⁻1। हमें T2 पूछा गया, तो यहाँ से T2 निकाल लो, वही आपका आंसर आ जाएगा। T2 इज इक्वल टू T1 देखो V1 और V2 को नीचे ले आओगे तो V1/V2⁻⁻1 हो जाएगा, V1/V2⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे T1 का वैल्यू हमें दे रखा है 300, तो यहाँ पे लिख देते हैं 300, और V1/V2 हमें V2/V1 पता है, तो यहाँ से हमें V1/V2 भी पता चल जाएगा, सीधा 8 हो जाएगा, 8/1। तो हमें V1/V2, देखो इसका उल्टा कर दो, 8/1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 गामा का वैल्यू 5/3-1, तो ये हो जाएगा आपका 300, 8 2/3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाइड बाय, नाउ 8 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब लिख सकते हो, 2 2 4 2 8 होता है, राइट, 2/3, 3 × 2/3 करोगे तो आपका T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 300 मल्टीप्लाइड बाय 2 देखो 3 और 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 300 मल्टीप्लाइड बाय 4 आ जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 1200 केल्विन। 1200 केल्विन इसका आंसर आएगा, 1200 केल्विन इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच नो वर्क इज डन ऑन और बाय द गैस इज, कोई वर्क डन नहीं होता, वर्क डन नहीं होता इसका मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, चेंज इन वॉल्यूम 0। देखो वर्क डन नहीं होता तो चेंज इन वॉल्यूम 0, चेंज इन वॉल्यूम 0 मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है भाई, आपका आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज योर करेक्ट आंसर, सिंपल, ये तो बाय डेफिनेशन ही है। The graph of the thermodynamic process in a straight line is parallel to pressure axis in a PV diagram. The work done in this process is, चलिए देखो, the graph of the thermodynamic process is a straight line parallel to pressure axis. Straight line है, parallel to pressure axis है, pressure axis के parallel है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो भाई चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा, और ये आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है, जिसमें आपका वर्क डन P डेल्टा V जो है वो 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। तो वर्क डन ही पूछा ना, द वर्क डन इन द प्रोसेस इज 0, ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। ऐसा केस कब आता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स विच PV डायग्राम रिप्रेजेंट्स आइसोकोरिक प्रोसेस पे क्वेश्चन पूछ लिया। आइसोकोरिक प्रोसेस अभी देखा हम लोग ने, ऑप्शन ए, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा बाकी का हम बोल सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस है, वो भी देख लो। ऐसा ये वाला कोई प्रोसेस तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये आपका जो प्रोसेस है ये 2 प्रोसेस रिप्रेजेंट कर सकता है। देखो ये ग्राफ नीचे की ओर जो है वो आइसोथर्मल में भी जाता है, आइसोथर्मल, और या तो एडियाबैटिक में भी जाता है। एडियाबैटिक में ज़्यादा नीचे जाता है, आइसोथर्मल में स्लोप कम होता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे P कांस्टेंट है, इसका मतलब ये आइसो
बारीक प्रोसेस है। तो बाकी सबके भी ग्राफ आप क्लियरली देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइडियल गैस एक्सपैंड्स एडियाबैटिकली, गामा इज इक्वल टू 3/2। टू reduce the RMS velocity of the molecules 3 times the gas has to be expanded। ये मेरे हिसाब से कुछ क्वेश्चन जो है ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लग रहा है। अच्छा, अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ क्वेश्चंस जब मैं करा रहा था, 2-3 क्वेश्चन आपने देखा होगा कि इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज हुआ था, तो कुछ क्वेश्चंस वहाँ चले गए थे क्योंकि बहुत सी चीज़ें इन दोनों में सिमिलर है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स केटीजी का थर्मोडायनेमिक्स में लगता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स थर्मोडायनेमिक्स के केटीजी में लगते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ओवरऑल कैसा है ना कि कुछ क्वेश्चंस वहाँ भी चले गए थे, तो वहाँ पे क्वेश्चन आपने कुछ सॉल्व कर लिए थे। बाकी यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन मुझे लगता है शायद ये केटीजी में ज़्यादा फिट बैठता, आइडियल गैस एक्सपैंड्स एडियाबैटिकली, लेकिन यहाँ पे वर्ड एडियाबैटिकली यूज़ किया गया ना, इसलिए शायद यहाँ पे रहेगा क्या। चलो ठीक है, देखते हैं। टू रिड्यूस, नहीं ये क्वेश्चन यहीं पे सही रहेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस आ गया ना, वो वहाँ पे नहीं था। टू रिड्यूस द RMS वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स 3 times द गैस हैज़ टू बी एक्सपैंडेड। देखो RMS वेलोसिटी जो है वो 3 times रिड्यूस करना है। अब मैं RMS को सिर्फ V लिख दे रहा हूँ, V1 V2 लिख रहा हूँ, पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि VRMS का जो फॉर्मूला होता है वो √3RT/m होता है, m0 होता है। ये हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखा था, ठीक है। मैं VRMS पूरा नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ V लिखूंगा। तो फाइनल RMS वेलोसिटी और इनिशियल RMS वेलोसिटी क्या करना है आपको, 3 times डिक्रीज करना है। मतलब V2 जो है वो V1 का 3 times है। आपका आपने क्या किया, टू रिड्यूस द RMS वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स 3 times। तो फाइनल RMS वेलोसिटी इनिशियल RMS वेलोसिटी का 3 times कम होगा, तो 3 से डिवाइड कर दिया। गैस को कितना एक्सपैंड करना होगा, कितना एक्सपैंड करना होगा, इसका मतलब क्या, आपका V2 जो है वो कितना टाइम्स V1 होगा, V2 कितना टाइम्स V1 होगा। अगर ये पता करना है तो आप V2/V1 पता कर लो। V2/V1 जो भी आएगा तो वो V2 इज इक्वल टू दैट मेनी टाइम्स V1 हो जाएगा। तो हमें बस V2/V1 पता करना है, ये ध्यान में रखना, और कुछ नहीं इस पूरे प्रोसेस में। दूसरी बात ये है कि इसमें गामा का वैल्यू देके रखा हुआ है, और ये हम कैसे पता करें। RMS स्पीड जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, समझे। तो हम टेम्परेचर का यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RMS। देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, √3RT/m0। तो आप गैस चेंज नहीं कर रहे हो, गैस चेंज नहीं कर रहे हो तो m0 आपका कांस्टेंट होगा, मोलार मास। तो आपका वेलोसिटी जो है वो √T के प्रोपोर्शनल है। तो अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, हम लिख सकते हैं V2/V1 इज इक्वल टू √T2/T1। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया, चलो ठीक है। और V2/V1 का वैल्यू जो है वो हम जानते हैं, ठीक है। V2/V1 का वैल्यू हमें ढूंढना है, इसको इक्वेशन 1 लिख लो। अगर मुझे T2/T1 का वैल्यू मिल जाए तो मैं V2/V1 का वैल्यू आराम से ढूंढ सकता हूँ। अब ये कैसे मिलेगा, देखो इसमें यार कन्फ्यूजन हो गया। क्या कन्फ्यूजन हो गया देख रहे हो, ये V1 V2 हम लोग ने स्पीड के लिए भी यूज़ कर लिया और वॉल्यूम के लिए भी यूज़ कर लिया। तो एक काम करो, यहाँ पे इसे ना VRMS लिख दो, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। रुको, VRMS पूरा ही लिखना पड़ेगा। 2 इज इक्वल टू VRMS1 डिवाइडेड बाय 3। तो RMS स्पीड हमें 3 गुना कम करना है, उसके लिए कितना वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा वो पूछा गया है। टू रिड्यूस द RMS वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स 3 times द गैस हैज़ टू बी एक्सपैंडेड। कितना टाइम्स गैस को एक्सपैंड करना है, कितना टाइम्स उसका वॉल्यूम बढ़ाना है। मतलब V2 V1 की कितना टाइम्स होना चाहिए ये पता करना है, V2/V1 पता करना है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। RMS स्पीड को मैंने RMS पूरा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। तो इसका मतलब VRMS2/VRMS1 इज इक्वल टू √T2/T1, ऐसे लिखेंगे ना। उसे VRMS2 का वैल्यू आप यहाँ से VRMS1/3 लिख सकते हो, या VRMS2/VRMS3 1/3 हो जाएगा। ये वाला वैल्यू 1/3 हो जाएगा। इसको उठा के नीचे ले आओगे तो 1/3 हो जाएगा। VRMS2/VRMS इज 1/3, तो 1/3 लिख दिया, √T2/T1। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो T2/T1 स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/9 आ जाएगा। इसको चलो फिलहाल इक्वेशन 1 लिख देते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो आपका टेम्परेचर का रेशियो आपको मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए।
तो वॉल्यूम टेम्परेचर में आपको रिलेशन देखना पड़ेगा, और इन्होंने लिख रखा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, कई बार कर चुके हैं हम लोग। टी वी रेज टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो T1V1 रेज टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2V2 रेज टू गामा माइनस वन। तो आपका T1 अपॉन T2 अपॉन T1 का वैल्यू पता है हमें, या फिर हमें पता क्या करना है, V2 अपॉन V1 पता करना है। तो हम एक काम करते हैं, देखो V1 को यहाँ लेके चले जाओ, तो V2 रेज टू गामा माइनस वन अपॉन V1 रेज टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, या T2 अपॉन T1 अगर 1/9 है तो T1 अपॉन T2 आपका 9 हो जाएगा। T1 अपॉन T2 इज 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हो V2 अपॉन V1 रेज टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू 9। T1 अपॉन T2 आएगा, T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 इज 9, ठीक है। गामा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो 3/2, तो V2 अपॉन V1 रेज टू 3/2 माइनस वन इज इक्वल टू 9। 3/2 माइनस वन जो होगा वो 1/2 हो जाएगा। तो आपका V2 अपॉन V1 रेज टू 1/2 इज इक्वल टू 9, यही होगा, यही होगा। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट यहाँ का हट जाएगा, इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया ना, तो ये 36 हो जाएगा। V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू 36। तो बस यही हमें चाहिए था, V2 विल बी इक्वल टू 36 टाइम्स V1, तो 36 टाइम्स उसे इंक्रीज करना पड़ेगा। और यहाँ पे 36 हमें दिख नहीं रहा है, मतलब हमने कुछ तो घपला किया है। क्या घपला किया है, स्क्वायर किया 1/9, 9 यहाँ तक ठीक है। 9 का स्क्वायर 36 नहीं होता है, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग भी बता नहीं रहे हो। 9 का स्क्वायर 36 होता है क्या, 9 का स्क्वायर 81 होता है। हे भगवान, आपको पढ़ा पढ़ा कर लगता है मैं इंटेलिजेंट बनता जा रहा हूँ, या फिर चश्मे का कमाल है, मुझे नहीं मालूम। 81 आएगा, 9 का स्क्वायर 36 नहीं होता, 81 होता है, सो इट इज 81 टाइम्स। यार इंसान कुछ भी मिस्टेक कर सकता है, देख रहा हो, जिसका कोई सेंस ही नहीं है ऐसा मिस्टेक भी कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर 36, क्या दिमाग में चल रहा था भगवान जाने। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। द सैंपल ऑफ गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम V1 टू V2, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इज ग्रेटेस्ट व्हेन द एक्सपेंशन इज। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, याद है तुम्हें, सबसे ज्यादा वर्क डन किस केस में होता है, ये रहा आपका आइसोबारिक, आइसोबारिक, ये है आइसोथर्मल, पीवी डायग्राम सबका बना रहा हूं मैं। और ये एडियाबैटिक का थोड़ा सा और नीचे होता है, ये हो गया आपका एडियाबैटिक, और ये है आपका आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में तो वर्क डन 0 ही हो जाता है क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं होता। सबसे ज़्यादा वर्क डन आपका किस केस में होता है, आइसोबारिक के केस में, क्योंकि उसके नीचे, ग्राफ के नीचे का एरिया सबसे ज़्यादा होता है। और आपको पता है कि जो ग्राफ के नीचे का एरिया होता है वही हमारा वर्क डन होता है। तो वर्क डन सबसे ज़्यादा किस केस में होगा, आइसोबारिक के केस में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस is compressed adiabatically to 8/27 of its original volume. TV raised to, क्या लिखा है यार, TV raised to गामा होगा शायद ये, TV raised to गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड गामा इज इक्वल टू 5/3, देन द राइज इन टेम्परेचर इज, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ये तो होना ही है। तो यहाँ पे देखो इनिशियल टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो 27 + 273 अगर आप ऐड करते हो तो 300 केल्विन हो जाएगा। और इसका अच्छा राइज इन टेम्परेचर पूछा है, चलो ठीक है, राइज इन टेम्परेचर पूछा है, ना कि फाइनल टेम्परेचर पूछा है, ये याद रखना। इसका जो वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू, आइडियल गैस है 27 डिग्री सेल्सियस, कॉम्प्रेस हो रहा है मतलब कम हो रहा है, कॉम्प्रेस टू 8/27 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो 8/27 टाइम्स हो चुका है इनिशियल वॉल्यूम का। ओरिजिनल वॉल्यूम मतलब इनिशियल, तो इनिशियल को आप 8/27 से मल्टीप्लाइड कर दो तो आपको फाइनल वैल्यू, फाइनल वॉल्यूम भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको V2/V1 का वैल्यू मिल जाएगा 8/27। चलो ये भी ठीक। आगे गामा का वैल्यू दिया, राइज इन टेम्परेचर बोला गया, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ये हम पहले से जानते हैं, TV रेज़ टू गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट होता है, पर फिर भी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो TV रेज़ टू गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट होने का मतलब ये है T1V1 रेज़ टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2V2 रेज़ टू गामा माइनस वन। T1 का वैल्यू
चलो बाद में लिख लेंगे हम लोग को V2 हमको चाहिए क्या, हमको T2 चाहिए। देखो याद रखना यहाँ पे हमको T2 चाहिए, उससे ही राइज इन टेम्परेचर मिलेगा। तो T2 इज इक्वल टू T1 V1 अपॉन V2 रेज टू गामा माइनस 1। देखो V2 को यहाँ ले आओ तो V2 अपॉन V1 रेज टू गामा माइनस 1 ऐसे आ जाएगा। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, T2 इज इक्वल टू T1 का वैल्यू दे रखा है कितना 300, और साथ ही साथ आपका आप देखोगे तो V2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो यहाँ पे, या V2 अपॉन V1 हमें पता है 8 अपॉन 27 है, तो यहीं से V1 अपॉन V2 उल्टा कर दो 27 अपॉन 8 आ जाएगा। तो V1 अपॉन V2 27 अपॉन 8 लिख दो, और गामा का वैल्यू भी हम जानते हैं यहाँ पे देके रखा हुआ है, किधर दिया हुआ है गामा 5/3 है, तो 5/3 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 300 मल्टीप्लाइड बाय 27 अपॉन 8 रेज टू 2/3। यहाँ देखो 27 जो है, ध्यान से देखना 27 जो है वो 3 का क्यूब है, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, और 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, राइट, रेज टू 2/3। तो अब इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ देखो 300, 3 का भी क्यूब है 2 का भी क्यूब है, तो आप एक हिसाब से समझ लो 3/2 का क्यूब है, और फिर उसका पावर जो है वो 2/3 है। पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो T2 का जो वैल्यू होगा वो 300 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर बच रहा है खाली, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 9 डिवाइडेड बाय 4 होगा। ना इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपको 9, ये मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ लेकिन आप यूज़ नहीं कर सकते, एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है, तो थोड़ा सा कुछ सेकेंड्स देकर आपको इसे सॉल्व करना होगा। डिवाइडेड बाय 4 विल गिव यू 675। अच्छा तो डायरेक्ट हो रहा था क्या, चलो कोई बात नहीं, 675 केल्विन, ठीक है। तो ये 675 केल्विन इसका फाइनल टेम्परेचर है, पर हमें राइज इन टेम्परेचर निकालना है ना, राइज इन टेम्परेचर। तो राइज इन टेम्परेचर कैसे निकालोगे, डेल्टा टी, राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर कर दो, राइज इन टेम्परेचर मिल जाएगा। 675 में से अगर आप 300 माइनस कर देते हो तो 375 बच जाता है। 375 केल्विन, इतना टेम्परेचर आपका बढ़ गया है, राइज इन टेम्परेचर बोला था, कितना टेम्परेचर आपका बढ़ गया है, 375 केल्विन इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। ना से यहाँ पे देखो क्या दिया है, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस ABCDA। तो साइक्लिक प्रोसेस आप देख सकते हो A से लेकर B से लेकर C से लेकर D से लेकर फिर A पे आ गया, और ये थोड़ा सा उल्टा इस तरीके से जा रहा है ABCDA, ऐसा आपका साइक्लिक प्रोसेस जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज, वर्क डन बाय द सिस्टम, आपको वर्क डन निकालना है। देखो मैंने आपसे कहा था कि जब आप साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालते हो तो ऐसे केस में आपको जो लूप मिलता है उस लूप का एरिया निकालना होता है, जो भी लूप आपके पास है उसका एरिया निकालना होता है। और आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि इस केस में आपका एरिया मतलब वर्क डन नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो मैं यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। रीज़न देखो क्या है कि जैसे मान लो आपका लूप कुछ ऐसे और ऐसे है, तो लूप का देखो एरिया निकालने का मतलब, सॉरी वर्क डन निकालने का मतलब क्या है, देखो इसका वर्क डन अगर आप निकालोगे प्रोसेस A से लेकर B तक, क्योंकि प्रोसेस A से B तक जा रहा है, तो ये होगा ये पूरा नीचे का एरिया, ये नीचे का पूरा जो एरिया है यही आपका वर्क डन कहलाएगा, राइट, ये वर्क डन हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर आप B से लेकर C तक निकालते हो वर्क डन, जस्ट अ सेकेंड ना, B से वापस B से A पर आ रहा है ना ये ग्राफ, तो जब आप B से लेकर A तक ग्राफ का वर्क डन निकालोगे तो वर्क डन इसके नीचे का एरिया आपको मिल जाएगा। आप देखो ये जो मैंने ये वाला साइन है ऑरेंज वाला या रेड वाला, ये वाला आपका जो B से लेकर E तक का वर्क डन है इस कलर का, ये वाला, ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। देखो V1 बड़ा है, V1 छोटा है, V2 बड़ा है, तो आप वापस पीछे आ रहे हो ना, इसका मतलब आपका वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। लेकिन जब आप A से लेकर B तक जा रहे थे ब्लू वाला, तो ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का जो वर्क डन है ये पूरा वर्क डन पॉजिटिव होगा, समझ गए। तो मान लो ऊपर से लेकर नीचे तक का वर्क डन आपने किया है, जो कुछ भी रहेगा ये पूरा, उसमें से नीचे वाला वर्क डन माइनस हो जाएगा क्योंकि नीचे वाला वर्क डन नेगेटिव है,
तो आपका सिर्फ कितना बचेगा बताओ, आपका सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा, इतना वर्क डन बचेगा। इसलिए मैंने कहा था कि आप अगर लूप का एरिया भर बस निकाल लो तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। और ये वर्क डन इस बार पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, उसका रीजन क्या है, आप देखोगे ए से लेकर बी तक का जो पॉजिटिव वर्क डन था वो ज्यादा था, और नीचे बी से लेकर ए तक का जो नेगेटिव वर्क डन था वो कम था। तो जैसे ऊपर से लेकर ए से लेकर बी तक का टोटल एरिया बड़ा है ना, नीचे एरिया बड़ा है मान लो 50 जूल है, और फिर बी से लेकर ए तक का मान लो 30 जूल है, -30 जूल, तो टोटल वर्क डन आपका 20 जूल होगा, और ये पॉजिटिव होगा। ऊपर से नीचे तक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन, और बी से लेकर ए तक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव वर्क डन, टोटल मिला के 20 जूल। लेकिन अगर सपोज करो आपका ग्राफ कुछ ऐसे हो, इसमें याद रखना कैसा था ग्राफ आपका, अगर आप ध्यान में रखोगे तो ग्राफ ऐसे जा रहा था, ऐसे आ रहा था, पहले इधर गया फिर इधर आया, ए से लेकर बी तक। तो ए से लेकर बी तक का नीचे का जो एरिया है वो ज़्यादा बड़ा है, पॉजिटिव वाला वर्क डन ज़्यादा बड़ा है, तो पॉजिटिव वर्क डन ज़्यादा है, नेगेटिव वापस आने का वर्क डन कम है, इसलिए ये अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव वर्क डन दे देगा, इसका एरिया आपको पॉजिटिव वर्क देगा। लेकिन अगर सपोज करो आपका लूप कुछ इस तरीके से है, ऐसे और ऐसे है, मतलब ये ए है ये बी है, तो मतलब ए से लेकर बी तक आप ऐसे जा रहे हो और बी से लेकर ए तक वापस ऐसे आ रहे हो। तो इस बार जब ए से लेकर बी तक जाओगे तो आपको एरिया नीचे वाला छोटा मिलेगा, और ये क्योंकि पॉजिटिव वर्क डन है, क्योंकि आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ए से बी की ओर, तो मान लो ये वाला वर्क डन अगर आपने निकाला तो हो सकता है आपको 30 जूल मिले पॉजिटिव, और जब ऊपर से यहाँ पे आ रहे हो बी से ए पे आ रहे हो तो नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, क्योंकि आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, पीछे आ रहे हो। इस बार आपका वर्क डन जो होगा ये बहुत बड़ा, ये जो एरिया देख रहे हो बी से लेकर ए तक का नेगेटिव वर्क डन ज़्यादा है, इस बार मान लो -50 जूल हो गया आपका। टोटल वर्क डन कितना होगा इस बार, टोटल वर्क डन -20 जूल होगा। समझे, दोनों में कुछ फर्क नहीं है, मैंने क्या किया बस एरो का फर्क दिखा दिया। इसमें नेगेटिव वर्क डन ज़्यादा था, पॉजिटिव वर्क डन कम था। इसमें भी अगर आप इस एरिया लूप का एरिया निकाल लोगे ना तो लूप का एरिया आपको 20 ही मिलेगा, इसमें भी लूप का एरिया आपको 20 ही मिलेगा, और इसमें आंसर आपको 20 जूल लिखना है, और इसमें आपको आंसर -20 जूल लिखना है वर्क डन का। उसका रीज़न ये है कि लूप का एरिया सेम है, लेकिन इसमें नेगेटिव वर्क डन ज़्यादा है बी से लेकर ए तक, और इसमें पॉजिटिव वर्क डन ज़्यादा है ए से लेकर बी तक। समझे कि नहीं समझे? तो आप इन शॉर्ट ये समझ सकते हो कि अगर सपोज करो आपका एरिया आपको निकालना है, मतलब अगर आपको साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना है तो आपको पता है कि आपको लूप का एरिया निकालना है, इसमें नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन आपको ये देखना होगा कि लूप का एरिया जा कहाँ रहा है। अगर लूप का एरिया में ऊपर वाला जो बड़ा वाला एरिया है वो अगर इस साइड जा रहा है और फिर नीचे ऐसे छोटा वाला कम हो रहा है, तो ये पॉजिटिव वर्क डन होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव वाला वर्क डन ज़्यादा है, नेगेटिव वाला वर्क डन कम है। अगर आपका लूप का डायरेक्शन उल्टा है तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव वाला वर्क डन कम है और नेगेटिव वाला वर्क डन ज़्यादा है, क्योंकि इसके नीचे का एरिया कम है और ऊपर वाले के नीचे का एरिया ज़्यादा है, तो इस केस में आपका वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। लूप का एरिया निकालोगे, पर ध्यान ये रखना है आपको कि अगर आपका लूप जो है वो उसका डायरेक्शन कैसा है, मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ। अगर सपोज करो आपका लूप का डायरेक्शन ऐसे ऐसे जा रहे हो, ऐसे ऐसे जा रहे हो, ये पॉजिटिव वर्क डन होगा। अगर आपका लूप का डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है, इसको क्लॉकवाइज बोल सकते हो तुम, क्लॉकवाइज है, तो इस केस में वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर सपोज करो आपका लूप का एरिया कुछ आप ऐसे जा रहे हो, ये ऐसे जा रहे हो, तो आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। अगर सपोज करो आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, एंटी क्लॉकवाइज, तब ऐसे केस में आपका वर्क डन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा अच्छे से। इसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब इन्होंने पूछा ये है कि इस पूरे प्रोसेस में देखो आपका ए से लेकर बी तक गए, बी से लेकर सी तक गए, सी से लेकर डी तक गए, डी से लेकर ए तक गए। ठीक है, तो इसमें 2 लूप बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका 2 लूप बन रहा है, और इस 2 लूप का आपको एरिया निकालना है। एक तो इस लूप का एरिया निकालना है और एक इस लूप का एरिया निकालना है। ठीक है, समझ गए? बस आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो आप इस लूप का एरिया निकालो, इस लूप का एरिया निकालो, ऐड कर दो, आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं लूप AOD का। लूप
AOD, इसका वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन W1। वर्क डन W1 मतलब एरिया ऑफ AOD। अब एरिया कैसे निकालोगे बताओ, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये एक काम करो, इसका बेस तो क्लियरली दिख रहा है, ये V0 है, ये 2V0 है, तो इसके बीच का जो आपका डिस्टेंस होगा V0 हो जाएगा। और हाइट कितना होगा बताओ, ये रहा हाइट h। तो हाइट की अगर मैं बात करूँ तो हाइट h का वैल्यू कितना है, P0 से 2P0, मतलब ये हाइट भी इसका क्या है, P0 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है V0 इंटू हाइट कितना है P0। तो P0 V0/2 इसका वर्क डन आ जाएगा। अब बताओ ये वर्क डन नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। आप देखो इस केस में ऐसे गया और ऐसे आया, मतलब यहाँ पे आपका क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो हम ये वर्क डन पॉजिटिव रखेंगे इसका, ठीक है। सेकेंड केस में देखते हैं, आपका ये जो ऊपर वाला लूप है OBC, लूप OBC, इस केस में आपका जो वर्क डन W2 होगा वो भी क्या होगा, आपका एरिया होगा, एरिया ऑफ OBC एंड दैट इज इक्वल टू, इस केस में हम वर्क डन नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव लेने का रीज़न है सिंपल सा, क्योंकि आप देखोगे तो ये लूप ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसलिए आपका इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इसका बेस ऊपर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन देखो ये बेस तो सेम ही है ना, V0 ही है, तो आपका बेस का लेंथ यहाँ पे भी V0 है। और हाइट देखोगे तो ये हाइट हो जाएगा इसका h, ये हाइट हो जाएगा 2P0 से 3P0 में, यहाँ पे भी हाइट आपका P0 ही आ रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो इसका भी हाइट P0 और इसका भी बेस V0। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर आप करोगे, हाफ इंटू बेस V0 इंटू P0, तो इसका आंसर -P0 V0/2 आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन अगर हम यहाँ पे देखें, टोटल वर्क डन W1 प्लस W2 कर दो। W1 का वैल्यू कितना है, P0 V0/2, और W2 क्या है, -P0 V0/2। तो बस टोटल वर्क डन आपका हो जाएगा 0। दैट इज योर आंसर, समझे, क्योंकि जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका भी है, और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब आपका जो वर्क डन है इसका नेगेटिव हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा, और इस हिसाब से आपका आंसर 0 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एन आइडियल गैस विच इज डायटोमिक, गामा का वैल्यू पहले से दे रखा है, अंडरगोज एन एडियाबैटिक चेंज, अगेन एडियाबैटिक प्रोसेस है। इफ द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज Tv⁻x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देन द वैल्यू ऑफ x इज Tv⁻x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यार इसमें क्या है, ये तो सिंपल हो जाएगा, Tv⁻⁻1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में यही होता है, और यहाँ पे इन्होंने Tv⁻x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब x जो है वो Γ-1 के इक्वल हो जाएगा। ये तो सिंपल सा हो गया। गामा का वैल्यू 7/5, 7/5 -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5, x का वैल्यू 2/5 आ जाएगा, 2/5 ऑप्शन बी, ठीक है, वेरी सिंपल। आगे बढ़े, चलिए ये थोड़ा सा लग रहा है, पता नहीं, देखते हैं। If delta U is change in internal energy, W is work done, Q is amount of heat exchange in the thermodynamic system, match the column 1 with column 2। ये तो सिंपल होगा। देखो A के साथ आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा, बोलो जल्दी। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता है, डेल्टा यू 0 हो जाता है। डेल्टा यू 0 इसका मतलब ये 3 के पास जाएगा, सब देख लेते हैं ना। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, लिखिए देते हैं ना आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका T कांस्टेंट होता है, U कांस्टेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा, डेल्टा यू 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में कुछ भी 0 नहीं होता है, ये हमें याद है। आइसोबारिक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना तो डेल्टा यू 0 होता है, ना बाकी सब में कुछ ना कुछ 0 होता है। किसी में वर्क डन 0 हो जाता है, किसी में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जा रहा है, जैसे इसमें
बाकी आइसोबारिक एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ भी जीरो नहीं होता है और क्यू भी जीरो नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप देखोगे तो ये फोर्थ वाला आ जाएगा इस पार्ट में, ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं और सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन ही जीरो हो जाता है, तो चेक कर लेते हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखोगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, तो वर्क डन अगर आप जीरो कर देते हो तो इस प्रोसेस में डेल्टा यू क्यू के बराबर हो जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस का नतीजा यही है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, और ये आपको सेकेंड में दिख रहा है, तो थर्ड वाले का आपका 2 आ जाएगा, मतलब सी का 2 आएगा, ठीक है। और एडियाबैटिक प्रोसेस बचा, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, क्यू जीरो होता है, तो क्यू जीरो होता है तो देखो याद करो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू जीरो होता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, क्यू जीरो डाल दोगे तो डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, दैट इज 1। तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। मैंने सब लिख दिया, लेकिन आपको शायद सब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता एक दो में भी काम चल जाए, लेकिन मैंने आपको सब ढूंढ दिया ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रह जाए। तो ए का 3 आएगा, ए का 3 देखो, या तो ए में है, एक सेकेंड ना, या तो ए में है या तो डी में है, तो बी गया सी गया। उसके बाद फिर आपका बी का 4 होना चाहिए, बी का 4 सिर्फ इसी में, मैंने आपको बताया था ना कि 2 ही ढूंढने की ज़रूरत है, बी का 4 सिर्फ इसमें है, यह आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। देखो सी का 2 दिया हुआ है, सी का 2 दिया हुआ है, डी का 1 दिया हुआ है, डी का 1 दिया है, आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इफ इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम डेल्टा यू represents the increase in its internal energy and W is the amount of work done by the system, then which one of the following statements is true? Okay, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें पता करना है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, रुको वापस है, इफ इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम डेल्टा यू represents the increase in its internal energy and W is the amount of work done by the system, then which of the following statement is true? ट्रू पता करना है। चलो देखा था हम लोगों ने एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, यही लिख दिया था। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होता है, तो स्टेटमेंट गलत है, डब्ल्यू दिया हुआ है। डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस में, ना भैया, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका डेल्टा यू जीरो होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो ये सही होगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, एन आइडियल गैस इज एक्सपैंडेड एडियाबैटिकली, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स हैज द गैस टू बी एक्सपैंडेड, अच्छा हाउ मेनी टाइम्स, सेम क्वेश्चन है वैसे, यहाँ पे बस नंबर चेंज कर दिया है, देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैज द गैस टू बी एक्सपैंडेड टू रिड्यूस द आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स 2 टाइम्स। आरएमएस स्पीड 2 टाइम्स रिड्यूस करना है, मतलब वी आर एम एस 2 शुड बी इक्वल टू वी आर एम एस 1 डिवाइडेड बाई 2। जो इनिशियल आरएमएस स्पीड था उसको 2 टाइम्स से डिवाइड कर देना है, मतलब 2 टाइम्स रिड्यूस कर देना है। अच्छा यहाँ पे हैज टू बी एक्सपैंडेड होगा, हैज द गैस टू बी एक्सपैंडेड, हाँ ठीक है चलेगा ना, टू बी लिखा है ना। तो इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आरएमएस स्पीड जो है वो 2 टाइम्स कम हो जाए, तो उसके लिए आपको गैस को कितना एक्सपैंड करना है, मतलब उसका फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम के कितने टाइम्स होना चाहिए, या V2/V1, सिंपल सी बात है, ये आपको ढूंढना है, ठीक है। अगर ये ढूंढना है आपको, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो फिर से आपका आरएमएस स्पीड हमको पता है किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, तो इसका मतलब VRMS2 अपॉन VRMS1 इज इक्वल टू √T2/T1, ठीक है। now see VRMS2 जो है, VRMS2 उसकी जगह पे आप VRMS/2 डाल दो, मतलब VRMS2 अपॉन VRMS1 देखोगे तो 1/2 आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1/2, समझ गए कि नहीं।
VRMS2 अपॉन VRMS1 1/2, तो बस 2/1, इसका आपका आंसर 1/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 का रूट आ जाएगा, और दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 1/4 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 हो जाएगा। तो अगर आपको T1 अपॉन T2 चाहिए तो 4/1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे T2 अपॉन T1 आ गया। अब हमें वॉल्यूम चाहिए ना, वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में सीधा सीधा रिलेशन है, TV रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो TV रेज टू गामा का वैल्यू 1.5 दिया हुआ है, 1.5 अभी डाल लेते हैं, 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब TV रेज टू 0.5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब T1 V1 रेज टू 0.5 इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू 0.5, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हट जा भाई, हट जा। हाँ, अच्छा अब देखो, ये V1 को यहाँ ले जाओ, T1 को यहाँ ले आओ, तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, और ये पूरा रेज टू 0.5 हो जाएगा। ओके, T1 अपॉन T2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 4/1 है, तो ये 4/1 हो जाएगा। 0.5 का मतलब होता है रेज टू 1/2, और पावर 1/2 होने का मतलब स्क्वायर रूट होता है, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दोगे तो ये 16 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो V2 अपॉन V1 हो जाएगा। तो V2 इज इक्वल टू 16 टाइम्स V1 हो जाएगा आपका। ठीक है, 16 V1, 16 टाइम्स उसको एक्सपैंड करना होगा, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A thermodynamic process of uncontrolled change satisfying the equation Q is equal to W is equal to 0, ये तो भाई हमको पता है, फ्री एक्सपेंशन कर चुके हैं। तीनों चीज Q, W और एक और चीज देखो, अगर Q 0 है, W 0 है, तो डेल्टा U भी 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। तो ये तीनों 0 फ्री एक्सपेंशन में ही होते हैं, सीधा आंसर है इसका। चलिए, चलो बच्चों, ये क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पर तो ये कंप्लीट हुआ। अच्छा, एक वीडियो और आएगा, क्योंकि कार्नोट इंजन से रिलेटेड या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कार्नोट इंजन वाला आपका या कार्नोट रेफ्रिजरेटर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रह गए हैं, तो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाया। मैं इस वीडियो को बहुत लंबा भी नहीं करूँगा, यहीं पर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। और आपका अब तक जो है ये वाला पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, बस एक लास्ट वाला टॉपिक रह चुका है, कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन, कार्नोट रेफ्रिजरेटर। ये जो आपका है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन्स, तो हीट इंजन्स वाला ये जो पूरा हिस्सा है, जो कि अब तक रेड्यूस सिलेबस में था, और अभी तक मुझे लगता है सिर्फ 2023 में ही क्वेश्चन शायद पूछे गए होंगे, और 2023 के क्वेश्चंस अभी तक मार्केट में किसी बुक में आया नहीं है, समझे। अगर कहीं से कुछ किसी को मिल जाए तो अलग बात है, तो ये क्वेश्चंस मैं कहीं और से इकट्ठा करके आपको डाल रहा हूँ इसके अंदर, तो उस पर एक वीडियो और आएगा, और आपका ये 3 वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक लास्ट वीडियो आपका आएगा, ये मैं सोच रहा था कि इसमें डाल दूं, लेकिन शायद बहुत बड़ा हो जाए, मेरे हिसाब से एक वीडियो और मैं अलग से ही बनाऊंगा उस पूरे टॉपिक पे। तो आपका फाइनली एक और वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और जो होमवर्क के क्वेश्चंस होंगे, तो इतना काफ़ी होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, चलो इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।